नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर आज 12 साल भी पूरे हो गए हैं और सरकार के सूत्रों की तरफ से ये कहा गया है कि आर्थिक वृद्धि यानी ग्रोथ पर कोई बड़ा दबाव नहीं है और मजबूत घरेलू खपत यानी डोमेस्टिक कंजम्पशन अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए हुए है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि डिसइन्वेस्टमेंट और असेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को लेकर जितने खतरे जताए जा रहे हैं उसे लेकर सरकार अभी उतनी चिंतित नहीं दिखाई दे रही। कम से कम सरकार के सूत्र उतने चिंतित नहीं दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं सब मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वित्तीय विशेषज्ञ विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली जी। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको और स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर, सरकार के सोर्सेज के जरिए खबरें आई और आज कुछ अखबारों में भी छपी और ये कहा जा रहा है कि ग्रोथ पर कोई खास दबाव नहीं है। और अगर घरेलू खपत इतनी मजबूत है और ग्रोथ इतनी ठीक जा रही है तो मैं आपसे समझना चाहूंगा सर कि एक तो निजी निवेश यानी प्राइवेट केपेक्स अभी तक क्यों नहीं बढ़ पा रहा अपेक्षित गति से। और दूसरा सर, अगर घरेलू खपत इतनी मजबूत है तो एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर की कई कंपनियां कह रही हैं कि ग्रामीण जो मांग है वो उसमें कमजोरी लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक जी। बात तो ये है विक्रांत के सरकार की तरफ से कभी भी बहुत चिंताजनक बयान नहीं दिए जाते हैं, और मुझे लगता है दिए जाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ। सरकार सर्वोच्च पद पे बैठी है। अगर सरकार ही इतने डराने वाले बयान देगी तो आप समझ सकते हैं लोगों में हम्म। एकदम हड़कंप मच जाएगा और एक पैनिक फैल जाएगा अर्थव्यवस्था में। पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि सरकार जब कमेंट कर रही है तो वो एज ऑफ टुडे कर रही है। एज ऑफ टुडे से मेरा मतलब है आज, यानी कि आपने कल सुने, परसों सुने, आज जी। सुने, जब भी सुने। तो एज ऑफ टुडे की सिचुएशन हम लेते हैं तो एज ऑफ टुडे के अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े आए कि उन्होंने 6.9 से आगे का अनुमान 6.6% किया जीडीपी ग्रोथ का। हम्म। पीछे जो मार्च क्वार्टर के आंकड़े आए वो बहुत अच्छे आए, 7.8 ग्रोथ की दर, 7.7 की। तो आपको, जैसे मैं भी लगातार वीडियोस में, आप जो मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं विक्रांत, बता रहा हूं कि आने वाले जो 2-3 महीने हैं हम्म। वो वो थोड़े से टफ होने वाले हैं। इसमें जरूरी बात एक तो ये है। दूसरी इसी में जरूरी बात एक और है। वो ये कि सिचुएशन पल पल बदल रही है। हम्म। अब युद्ध फिर से शुरू हो गया। आज सुबह फिर से जो है वो उनका अपाची हेलीकॉप्टर हाँ। हेलीकॉप्टर ईरान ने गिराया, अमेरिका ने फिर वार कर दिया। तो मुझे लग रहा है, और क्रूड ऑयल आपने देखा कि ये खबर आई कि क्रूड ऑयल की सप्लाई ओपेक भी और बाकी देश बढ़ा रहे हैं। तो इसकी वजह से जब लड़ाई शुरू हुई तो क्रूड ऑयल को फिर 100 पहुंच जाना चाहिए था, परंतु 100 नहीं पहुंचा। वो फिर 92-93 के आसपास घूम रहा है। तो सारा देखिए, तो मुझे लगता है कि सरकार हो, मैं हूं, आप हूं, कोई भी हो, हम्म। कोई भी निश्चित तौर पे इस समय बयान देना कि आगे ऐसा रहेगा, हम्म। आज का तो हम कह सकते हैं आज की ग्रोथ हाँ। स्टोरी इंटैक्ट है आज। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था 61% कंजम्पशन बनती है। अभी हाँ। आरबीआई गवर्नर साहब ने भी इस बात की पुष्टि करी अपनी, जो उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्पीच थी पिछले हफ्ते, उसमें ये उन्होंने उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो इसका मतलब ये होता है कि आप और हम जाके जब दुकानों से सामान खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं, भारत की 140-45 करोड़ की जो जनता है, वो जब दुकानों पे सामान लेती है, सर्विसेज लेती है, उससे हमारी जीडीपी चलती है। हम अपने आप में एक दुनिया है। जो हम्म। जहाँ दुनिया इस समय स्ट्रेस में है, पर हम अपने आप में भी एक दुनिया। तो हमारी ग्रोथ स्टोरी अपनी जगह इंटैक्ट है। तो आज तक की ये बात की गई कि आज हमारी ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। आज हमें कोई ऐसा खतरा, विशेष खतरा नहीं, खतरा है। हम्म। और मुझे लग रहा है जो सबसे बड़ा खतरा है वो है महंगाई का। हम्म। क्योंकि महंगाई हमारी इस कंजम्पशन स्टोरी को का विलेन बन सकती है। कैसे? क्योंकि आप जब सामान महंगा होता है तो आप कम खरीदते हैं, तो हम्म। उससे मांग में गिरावट आएगी। मांग में गिरावट आएगी तो मैंने तो आपको पहले कहा था कि आने वाले 3 महीने पे नजर रखिए। हाँ। अभी ये जो महंगाई है, आपको याद होगा मैंने एक उदाहरण दिया था सीलन का। जैसे घर में सीलन आती है, आपको याद होगा। तो सीलन क्या होता है, धीरे धीरे फैलती है। तो इसका असर अभी धीरे धीरे ये जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, एलपीजी के दाम 2 बार बढ़ा दिए गए, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, फर्टिलाइजर यूरिया महंगा मिल रहा है, एटीएफ के दाम बढ़ने से एयर टिकट्स महंगी हो रही हैं, और केमिकल्स महंगे हो रहे हैं, पेंट के दाम बढ़ रहे हैं। अब इसका ऑटोमोबाइल पे असर दिखाई देगा, और डीजल की वजह से तो आपको कैस्केडिंग इफेक्ट ₹7.5 सभी चीजों पे दिखाई देगा। तो ये जो असर होता है, ये 2-3 महीने
विक्रांत इसको लगते हैं। तो जब बयान दिया जाता है, जो दो बातें मैंने कही, एक तो जी एज ऑफ टुडे दिया जाता है कि आज हम ऐसे खड़े हैं, आज यानी कि हम 10 जून में है, इस समय दोपहर का वक्त है, आज हम ऐसे खड़े हैं। अब आने वाले 2-3 महीने अगर यही परिस्थिति बनी रहती है, हाँ, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है, लड़ाई चलती रहती है, सप्लाई डिसरप्टेड रहती है, कच्चे तेल के दाम इसी $90 के $100 के आसपास या उससे ऊपर भी, शायद कुछ नहीं कह सकते कल को डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग और क्या आ जाए, कौन सा फितूर आ जाए, हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये निर्भर करेगा आने वाले 2-3 पर। जो महंगाई विक्रांत आ चुकी है अर्थव्यवस्था में, जी। जो महंगाई सीप इन कर चुकी है, हम्म। उसका असर तो 2-3 महीने में थोड़ा सा स्लो डाउन में दिखाई देगा। आज जो बात कही जा रही है, मैं उसको नकारता नहीं हूं। हाँ देखिए, मैं कोई निराशावादी दृष्टिकोण हाँ या बहुत ज्यादा आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं रखता हूं, क्योंकि हाँ। आपके चैनल के बहुत सारे फॉलोअर, आपका नाम ही स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र में मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आपके चैनल को मैंने पहले दिन से देखा है। हाँ, आपको मैंने, जब आप एडिटोरियल बिल्कुल की आपने नौकरी पूरा करते साथ थे, दिया सर। हाँ मैंने वहां भी देखा है। तो आपके चैनल के साथ फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स वो जुड़ते गए हाँ जो कि एक स्वतंत्र ओपिनियन चाहते थे। मतलब वो ये नहीं कि बहुत सारे जैसे चैनल्स पे इल्जाम लगाया जाता है, गोदी मीडिया, ये वो जो सारा हाँ यू नो जो टर्मिनोलॉजी, वो चाहते थे कि हमें एक स्वतंत्र ओपिनियन मिले, हमें बायस्ड ओपिनियन ना मिले। तो मैं जो हूँ बहुत रियलिस्टिक ओपिनियन देता हूँ। उसमें कभी आपको लगता है, कभी लगता होगा ये गोदी मीडिया का, ये अंध भक्त है, ये मोदी भक्त है, हाँ ये तलुए चाटता है, पता नहीं क्या क्या लोग कमेंट करते हैं, क्योंकि मैं इतने प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ। हाँ कभी लगता है आज शरद कोहली जी ने ठीक बोला, हाँ आज इन्होंने जो है बढ़िया बात कही। जिस दिन मैं थोड़ी सी आलोचनात्मक या हाँ क्रिटिकल व्यू रखता हूँ, आज सही करा। तो देखिए, दोनों ही ठीक नहीं है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा वो बायस भी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा आलोचना भी ठीक नहीं है, दोनों ठीक नहीं है। एक बैलेंस्ड व्यू हम्म, होना जरूरी होता है। सब कुछ जो सरकार ने किया है वो खराब नहीं है, और हाँ सब कुछ जो दिख रहा है लोगों को कि अब तो लुट गए, बर्बाद हो गए, बिल्कुल सब खत्म हो गया, कयामत आ गई, अब तो कुछ बचेगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो हम आज जहां खड़े हैं, आज की परिस्थिति आर्थिक पैमाने उतने बुरे नहीं है, पर आने वाले 2-3 महीनों में परिस्थिति यहां से कुछ कुछ आपको नेगेटिव, सुस्त होते की तरफ आपको बदलती हुई दिखाई देगी। इसको मैं अगर समीक्षा के तौर पर पेश करूं तो इस तरीके से करूं। सर, जो शुरुआत में तेल के दाम नहीं बढ़े थे पेट्रोल डीजल के, उस दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि तेल कंपनियों को करीब 1,23,000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। और अब सर फर्टिलाइजर पर क्या संकट क्योंकि बढ़ता जा रहा है और बहुत महंगा उस पर असर पड़ेगा, ये कहा जा रहा है कि उसकी जो सब्सिडी है वो डबल हो जाएगी। तो उर्वरक मंत्रालय ने भी डबल पैसे की मांग की है, 100% बढ़ोतरी की मांग की है जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री से। तो ये भी जी। प्रेशर बढ़ेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए भी अभी ये कहा जा रहा है कि कोई अतिरिक्त पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, अतिरिक्त उधारी की। तो कैसे सर ये संभाला जाएगा, और क्या लगता है कि जो 4.3 का फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य है, क्या वो ऐसी स्थिति में पाया जा सकेगा? देखिए, फिस्कल डेफिसिट थोड़ा बहुत तो इस साल इधर उधर होगा ही होगा, क्योंकि ये असाधारण परिस्थिति है, एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन है। तो 4.5 के आसपास हमारा अभी 4.6, 4.7, 4.5 के आसपास है। 4.3 का लक्ष्य है। तो शायद इस साल में उस लक्ष्य को अचीव करना शायद थोड़ा सा कठिन हो जाए, ऐसा मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। और आपको याद होगा, आपके चैनल पे मैंने और अन्य कई मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये सलाह दी थी कि इस साल सरकार को थोड़ा फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है उसका थोड़ा सा उसमें ढील देनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, मैंने ये भी कहा था आपको, अब आपके इसमें सवाल का जवाब भी आ जाएगा, कि कुछ जो लो प्रायोरिटी स्कीम्स है, देखिए वैसे तो सरकार जितनी भी वेलफेयर स्कीम चलाती है और केपेक्स यानी डेवलपमेंटल स्कीम चलाती है, वो सब जरूरी होती है। जब मैं कहता हूँ लो प्रायोरिटी, तो सरकार की तरफ से जवाब आएगा, भाई लो प्रायोरिटी क्या होता है? हम तो वही चीज लेते हैं जो जो समाज के लिए, जनता के लिए, लोगों के लिए जरूरी होती है, हम तो चलाते हैं वही। पर उसमें भी आप प्राथमिकता तय कर सकते हैं कि ये पहले जरूरी है, ये सड़क पहले जरूरी है, ये सड़क अभी टाली जा सकती है, ये एयरपोर्ट हमें आज चाहिए, ये एयरपोर्ट शायद हम 1 साल बाद भी करें तो चल जाएगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि यही चीजें हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है, आपके सवाल का जवाब ये है कि सरकार पैसा कहां से लाएगी। तो वो जो 1,23,000 ओएमसी को दिया है, मैंने इसके बारे में जिक्र भी किया था कि सरकार को फंड करना चाहिए, पहले किया है, और मुझे लगता है आगे भी करना चाहिए। इसी के लिए मैंने कहा था कि कुछ स्कीम्स को, कुछ वेलफेयर स्कीम्स को और कुछ डेवलपमेंट स्कीम्स को फिलहाल के लिए कम से कम 3 महीने से 6 महीने के लिए इन पर इन पर लगाम लगा देनी चाहिए, इनको रोक देना चाहिए। या मैं ये नहीं कह रहा रोक देना चाहिए, मेरा मतलब है पोस्टपोन कर देना चाहिए, इसको थोड़ा सा टाल दीजिए आप।
जब ये हालात सुधरेंगे तो अपने आप फिर वापस हम पटरी पर आ सकते हैं। तो जिस प्रकार विक्रांत कोविड में हम्म। हमारा हमारा फिजिकल डेफिसिट, आप तो ट्रैक करते थे उस टाइम भी, 7-8% पहुंच हाँ, गया था, आपको याद होगा। बिल्कुल। तो अब वो भी असाधारण परिस्थिति थी, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो ये कहा कि जब पीछे वो गए थे, यूरोप गए थे, उन्होंने वहां से ये बात बोली, स्वीडन में थे शायद, उन्होंने ये बात बोली कि ये दशक हमारे लिए चैलेंजिंग रहा है। पहले कोविड आया जब शुरू हम्म। हुआ, उसके बाद 22 में रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया, फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जब आए ये 24-25 के शुरू में टैरिफ टैरिफ का गेम शुरू कर दिया, अब ये ईरान युद्ध आ गया। तो जब आप चैलेंजिंग हालात से गुजर रहे हैं, तो चैलेंजिंग हालात में आपको थोड़ा कॉम्प्र, और आपको भारत की नहीं, बहुत सारे देशों का विक्रांत, ये फिजिकल डेफिसिट अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई देगा। उस टाइम भी जैसे कोविड में हुआ था, किसी किसी देश का तो 15-15 पहुंच गया था, 12-12 पहुंच गया था फिजिकल डेफिसिट, मुझे याद है 2020-21 की बात है। तो इसलिए इसमें सरकार को दो तरीके से काम करना पड़ेगा। एक तो सरकार को राजकोषीय घाटा अपना हो सकता है बढ़े, यानी कि सरकार को बोरोइंग ज्यादा करनी पड़े। दूसरा, जो फंड एलोकेशन है टू सम स्कीम्स लाइक जो डेवलपमेंटल और वेलफेयर है, उसमें थोड़ी थोड़ी कटौती की जाएगी। और सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट का भी, मोनेटाइजेशन का भी हाँ। सोचा है, एडिशनल फंड जनरेट करने के लिए, विनिवेश जिसको कहते हैं। हम्म। विनिवेश मुझे लग रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में तो नहीं करा जाएगा, पर हाँ। बाकी की और कंपनीज में आपको विनिवेश, जो एसेट मोनेटाइजेशन, जिसके बारे में रेलवे के पास, डिफेंस के पास बहुत सारा ऐसी जमीन है हाँ। जिसको कि आज मोनेटाइज किया जा सकता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास, आपको हैरान होगी, बहुत ऐसी जमीन है जिसको हम मोनेटाइज कर सकते हैं। सड़क के किनारे आप उसको किराए पे दे सकते हैं, आप उसको लॉन्ग टर्म लीज पे दे सकते हैं। तो वो एसेट मोनेटाइजेशन को भी स्पीड, तो फंड जनरेट करना है विनिवेश से, एसेट मोनेटाइजेशन से, और तीसरा फिजिकल डेफिसिट में थोड़ी ढील देने से, और चौथा, जो स्कीम्स बजट में 1 फरवरी को अनाउंस की गई है, उनमें से कुछ एक की प्राथमिकता बदलने से। ये 3-4 तरीके हैं। कोई नया टैक्स लगने की तो मुझे उम्मीद नहीं है। ये भी तरीका होता है कि कोई नया टैक्स आप लगा दे, वो मुझे इस वक्त उम्मीद नहीं नजर आती है। सर, सरकार कह रही है कि विनिवेश की प्रक्रिया को भी तेज किया जाएगा और इस साल जो है 80,000 या 1 लाख के टारगेट को पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि कई बार विनिवेश के लक्ष्य भी पीछे छूट जाते हैं, उसमें वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो इस बार क्या लगता है कि जो सरकार तेजी दिखा रही है तो ये किए जा सकेंगे? और दूसरा ये भी सर, इस मामले में कई बार ये भी आरोप लग जाता है, जो सामान्य भाषा में लोग बोल देते हैं कि सरकार बेच करके अपने खर्चे पूरी कर रही है। नहीं, देखिए, पहले मैं आपकी आखिरी वाली बात पर आता हूं, जो आपने लास्ट में कही कि हाँ। सरकार जो है देश को बेच रही है। विपक्ष की तरफ से भी बयान आता है, सरकार, ये मोदी सरकार देश को बेच रही है। मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं, और प्रधानमंत्री जी ने 2-3 साल पहले एक बात कही थी, और मैं एज एन इकोनॉमिस्ट उस बात को मानता हूं, दैट गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। हम्म। सरकार को बिजनेस में रहने का, क्योंकि सरकार देखिए राजा है, ठीक है। अब राजा प्रजा को गवर्न करता है, ठीक हम्म। है। आप प्रजा के वेलफेयर के लिए, प्रजा के उत्थान के लिए, प्रजा की समस्याएं, ऐसा, और उसी प्रजा से आप बिजनेस करते हैं। अब हम्म। उदाहरण लेता हूं मैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। स्टील हम्म। अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टील बनाती है। अब ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जब स्टील बनाती है, तो वो स्टील बिकता भी है, उसमें मुनाफा आता है। तो सरकार, प्रधानमंत्री जी ने इसलिए कहा था कि सरकार का काम है लोगों के हित में काम करना। हम्म। सरकार का काम लोगों से मुनाफा कमाना नहीं है। हम्म। परंतु अब ये सरकारी कंपनियां चलती आ रही हैं, तो कब से, 1960 से सेटअप होनी शुरू हुई थी, आज तक चलती आ रही हैं। तो उसमें से निकलना इतना आसान नहीं है। अब आपकी मैं पहले वाली बात पर आता हूं। देखिए, विनिवेश की प्रक्रिया करने के अलावा अब हमारे पास चारा कम बचा है, यानी कि हमें अब विनिवेश को स्पीड देनी पड़ेगी। पीछे स्लो इसलिए रहा क्योंकि स्टॉक मार्केट की मूवमेंट की 2-3 कारणों से ये स्लो पड़ जाता है। एक तो शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि अल्टीमेटली विनिवेश करते हैं तो शेयर मार्केट में बिकता है। जब आप एफपीओ, आईपीओ कुछ भी निकालते हैं, ओएफएस निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट का रास्ता लेना पड़ता है। उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला है पिछले 2024 सितंबर के बाद से विक्रांत। मार्केट ने वो आउटपुट परफॉर्मेंस नहीं दी जिसकी शायद सरकार को उम्मीद थी, क्योंकि जब मार्केट बल्ले बल्ले होती है तो ऐसे में विनिवेश की प्रक्रिया बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, सरकार ज्यादा पैसा निकाल पाती है निवेशकों से, और जो भी इसको खरीदना चाहता है, इंस्टीट्यूशन खरीदने चाहते हैं। ये रही पहली। दूसरी दूसरी बात इसमें, मुझे लगता है लीगल पचड़े भी बहुत है विक्रांत। हम्म। अब आप जैसे ही डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हाँ, हैं, जो सरकारी क्षेत्र के संस्थान है, वहां के एम्प्लॉइज हड़ताल पे चले जाते हैं। बिल्कुल। हमें तो रिट्रेंचमेंट, जब मुझे याद है बीएसएनएल एमटीएनएल का जब निर्णय लिया गया था, वो रिट्रेंचमेंट की पूरी स्कीम लाई गई थी। एम्प्लॉय यूनियन खड़ी हो जाती है, एक एक कंपनी में हजारों आदमी काम करते हैं, उनका भविष्य भी देखना पड़ता है। इतने सालों से वो काम कर रहे हैं, उनको क्या कोई गोल्डन हैंडशेक दिया जाए, उसकी अलग कॉस्ट होती है। तो कुछ इसमें लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी आती है। इन दो कारणों से मुझे लगता है कि विनिवेश की प्रक्रिया धीमी रही है। पर अब हम उस मकाम पे आ गए जहां पर आपको विनिवेश के अलावा चारा कम बचा है, रास्ते कम बचे, क्योंकि हमें अब अर्थव्यवस्था के लिए फंड्स जनरेट करने ही करने हैं।
अब एक बड़ा अच्छा सवाल विक्रांत आता है, जो जी। अक्सर आम आदमी पूछता है, जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा हुआ। आप तो समझते हैं कि भाई जो अमेरिका करता है, सरकार को पैसे की क्या कमी है, नोट हाँ। छाप देना। अरे हाँ। भाई पैसे पैसे कहाँ कम है आपके पास? हाँ। आपके पास प्रिंटिंग प्रेस है, छाप दो नोटों को, जितना हाँ। छाप, जितने कम पड़ रहे हैं। 1 लाख करोड़ आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनी को देना है, 1 लाख करोड़ छाप छाप के के ऑयल दे दो। मार्केटिंग कंपनी को दे दो। ये आम आदमी के मन में सवाल आता है, पर इसका अर्थशास्त्र में जवाब ये होता है कि ऐसा अगर करा जाता है तो इससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है, और इससे इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल से बाहर जा सकता है। महंगाई की दर इतनी बढ़ सकती है कि आपके कंट्रोल, अमेरिका ये गलती कई दफे करता है, पर क्योंकि अमेरिका को थोड़ा सा लेवरेज इसलिए रहता है कि उनकी करेंसी ग्लोबल है, हाँ। दूर दूर तक उनकी करेंसी चलती है, तो वो छाप भी देते हैं, तो उसको पूरी दुनिया में, क्योंकि डॉलर में काम होता है 60-70%, तो वो इसको हजम कर जाते हैं। हालांकि कोविड के बाद जब उन्होंने नोट छापे थे, हेलीकॉप्टर मनी जिसको बोलते थे, हाँ। उसका पछतावा उनको आज तक होता है। वो बहुत ही खराब पॉलिसी थी, और उसकी वजह से अमेरिका 2-3-4 साल तक महंगाई से बाहर नहीं आ पाया था। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपके ये जो रिसेंट सवाल थे, इनका जवाब मिल गया होगा। सर, सरकार ये कह रही है कि आयात शुल्क जो सोने पर से घटा है, उसके बाद सोने की मांग घटी है। और तो लेकिन अब इसके साथ साथ खतरा ये लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कल भी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था। वो कह रहे थे कि जैसे ही अब डिमांड आएगी, अगर बाजार में कमी होगी तो स्मगलिंग का सोना बढ़ेगा। बोले कि उसे कैसे हम्म। रोकेंगे? एक तरफ अगर वहां घटा है तो इस तरीके से गैरकानूनी तरीके से बढ़ जाएगा। आपके सवाल को मैं थोड़ा संशोधित करता हूँ। आपने कहा जब से आयात शुल्क घटा, नहीं, आयात शुल्क बढ़ा है, ओ आप शायद सॉरी, गलती से माफ घटा बोल कीजिएगा। गए थे। हाँ जी। तो जब से आयात शुल्क बढ़ा है, बिल्कुल दो चीजों हाँ। से कमी आई, तीन चीजों से कमी आई है सोने की मांग में। हाँ। पहला, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मई के महीने में हाँ। उन्होंने अपील करी थी शुरू शुरू में, पहला उस कारण से। दूसरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंपोर्ट ड्यूटी 6% से 15% हुई, उस कारण से। तीसरा, सोने चांदी की कीमतों में अब जो 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 बढ़त हो रही थी, वो बढ़त की बजाय अब हम कंसोलिडेशन और करेक्शन मोड में हाँ। है। तो लोग जनरली, ये तो है ही है, तो आप भी इस बात को बोलते हैं अक्सर, मैं भी मानता हूं कि जब कीमत चढ़ती है, तब चढ़ती हुई बस में लोग चढ़ जाते हैं, खड़ी बस में लोग कम चढ़ते हैं। हम्म। तो इसलिए जो है, ये तीन कारणों से सोने की मांग कम हुई है। अब जब सोने की मांग होगी, तो उस टाइम अगर अगर स्मगलिंग का सोना आएगा, तो मुझे लगता है नेपाल बांग्लादेश के बॉर्डरों पर सख्ती बढ़ानी पड़ेगी। बांग्लादेश के बॉर्डर पर अब तार वार बिछाने का काम, जमीन दे दी गई है बीएसएफ को, सीआरपीएफ को। उम्मीद करता हूं अगले कुछ महीनों में या 1 साल में ये तार बिछ जाएगी, तो बॉर्डर उतने पोरस है हमारे बॉर्डर। नेपाल के साथ भी बहुत सारा बॉर्डर हमारा पोरस है। वहां से आप, ऐसे लोग हैं जो सुबह नेपाल से इंडिया आते हैं काम करने, शाम को वापस चले जाते हैं, सब्जी लेने यहाँ आते हैं, वापस चले जाते हैं, इस प्रकार से। तो मुझे लगता है ये पोरस बॉर्डर्स नहीं होने चाहिए। कितने भी अच्छे हमारे संबंध हो, बॉर्डर पे सख्ती होनी जरूरी है। और ऐसे रास्तों से, आपकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वहां से सोना यहाँ से गैर कानूनी रूप से आता है। तो अगर उस टाइम ऐसा होगा, तो उस टाइम देखा जाएगा जब बढ़ेगा। अभी फिलहाल तो बढ़ने के लोग इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल तो सोना $4,000 की, कल ही हम बात कर रहे थे, उस तरफ हाँ। धीरे 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 बयालीस धीरे सौ का धीरे रेट धीरे तो आ ही गया है सर, 4200 के हाँ, करीब पहुंच ही गया है। हाँ, बल्कि 4200 से नीचे भी जा रहा है, एक लाख हाँ। पचास हजार प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गया है। और हाँ। 6 महीने बाद ये कीमत आई है। तो हाँ। मुझे लग रहा है वो जो 16-17 तारीख को फेड की मीटिंग है, उसमें रेट बढ़ने की आशंका। और ये स्पेकुलेटर्स, देखिए सट्टेबाज तो अंदाजा लगाते हैं, भाई रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा। पर मुझे लग रहा है कि केविन वॉश, डोनाल्ड ट्रंप के आदमी, मैंने पहले भी कहा था, मुझे लग रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप रेट बढ़ने नहीं देंगे। ऐसा मुझे नजर आता है। तो फिर ये रिबाउंड भी कर सकता है। तो 16-17 जून तक इंतजार करिए। सर, जो सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटाया बॉन्ड्स पर, उसको लेकर के भी सरकार कह रही है कि इसका आने वाले समय में फायदा देखने को मिलेगा, और ब्लूमबर्ग बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो इसको किस तरीके से समझा जाए? जी हाँ, आपको आपको मैं आंकड़ा भी दे देता हूँ। अभी अनाउंसमेंट हुए 2-3 दिन ही हुए हैं, हम्म। और करीब 1 बिलियन डॉलर, 10,000 करोड़ की बॉन्ड इन्वेस्टमेंट नई एकदम से आई है। हम्म। तो यानी कि मैंने आपको कहा था कि आर्बिट्रेज बढ़ेगा। अमेरिका में हाँ। 4.5% बॉन्ड यील्ड है 10 साल वाली, भारत में वो 7% के लगभग है। हम्म। तो वो अब आर्बिट्राज मिल रहा है, वहां के पैसे को निकाल के बॉन्ड में पैसा यहाँ पर आएगा। देखिए, जो फंड्स फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट से तसल्ली रखते हैं, और इस टाइम बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं, क्योंकि मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे रही है, तो वो लोग फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लॉक कर रहे हैं। और ये देखते हुए कि ये बॉन्ड ट्रेड भी हो जाते हैं, तो पैसा फंसता भी नहीं है इसमें से, वो निकल के भी जा सकते हैं। तो बिल्कुल मुझे नजर आ रहा है कि इससे और पैसा आएगा। और पैसा ज्यादा जब आएगा, अगर स्टॉक मार्केट दबाव में रहती है और गोल्ड सिल्वर को रिकवर होने में वक्त लगता है 2-4 महीने में, तो इससे मुझे लग रहा है कि पैसा यहाँ पर बॉन्ड मार्केट में और आ सकता है, जिससे भारतीय रुपए को थोड़ी सी स्थिरता मिलेगी, हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेंगे।
हालांकि इसमें ये देखने वाली बात यह है कि थोड़ी हमारी इंटरेस्ट लायबिलिटी बढ़ जाती है, हम्म। क्योंकि उस बॉन्ड पे जितना आप निवेश कराएंगे वो ब्याज तो हमें देना ही देना है, पर वो इस समय इतना मायना नहीं रखता है जी। सर ये भी लेकिन कहा जा रहा है कि जो भारतीय कंपनियां बाहर निवेश ज्यादा करती हैं उनको किस तरीके से रोका जाए, उसकी तरफ भी थोड़ा सरकार सोचे कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। क्या इंडियन इकोनॉमी को लेकर जो अपने उद्योगपति हैं उनके कई ऐसे कंसर्न्स हैं, उनको लगता है कि मार्केट उस तरीके से कंपिटिटिव नहीं रह गई है, बाहर की मार्केट ज्यादा बेहतर नजर आती है, तो इसको किस तरह से रोका जा सकेगा? मेरा इसमें नजरिया विक्रांत थोड़ा सा फर्क है। जी। हालांकि आज आपने और मैंने दोनों ने लाल रंग पहना हुआ है, पर थोड़ा सा व्यू पॉइंट आज मेरा इसमें डिफरेंट होगा। जी। डिफरेंट इसमें ये होगा विक्रांत के, मैं दो तरीके से सोचता हूँ। एक तो भारतीय कंपनियां अगर विदेश में जाके निवेश कर रही हैं, हम्म। पहली बात तो भारत में वो हैं, हाँ। भारत में उन्होंने निवेश किया हुआ है। तो भारत में निवेश करके उसको ओडीआई कहते हैं, ओवरसीज हाँ। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको जैसे उसको एफडीआई कहते हैं, इसको ओडीआई कहते हैं, उसके बाकायदा रूल्स होते हैं। हम्म। वो खैर टेक्निकल हो जाएगा, वो लोगों के इतने काम की बात नहीं है। तो बाहर जाके जब वो इन्वेस्ट कर रही हैं, तो भारत की दुनिया में साख बढ़ती है। आप सोचिए, आप कल को लंदन गए हुए हैं, हम्म। आपको वहाँ भारत की कंपनी दिखती है, वहाँ काम करते हाँ। लोग दिखते हैं, तो आपको फक्र महसूस होता है। देखो, एक भारतीय कंपनी, हम अक्सर तो ये शिकायत करते रहते हैं कि भारत की कोई कंपनी अंतरराष्ट्रीय आज तक क्यों नहीं बनी, भारत में माइक्रोसॉफ्ट क्यों नहीं बनी, भारत की अमेजोन क्यों नहीं बनी, भारत की मेटा क्यों नहीं बनी, गूगल क्यों नहीं बनी। हम तो वैसे तो ये शिकायत करते रहे। अब जब हाँ। भारत की कंपनी बाहर जाके निवेश करती है तो हम ये शिकायत करते हैं, भारत की कंपनी क्यों बाहर निवेश कर रही है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक बिजनेसमैन को ये हक होता है, अगर उसको कहीं दो पैसे फालतू हाँ। मुनाफा दिखाई देता है, उसको मार्केट दिखाई देती है, तो उसको ये पूरा हक है करने का। हम हम्म। उसका हाथ पकड़ के रोके नहीं, तुम बाहर निवेश मत करो, तुम तो खाली भारत में निवेश करो। और ये जितनी भी कंपनियां बाहर निवेश कर रही हैं, आप उनका नाम ले सकते हैं, मैं बता दूंगा। हाँ। उन्होंने भारत में ऑलरेडी अपने आप को स्टैब्लिश किया हुआ है। आप भारत में कंपनी है तभी आप ओडीआई कर सकते हैं। हम्म। ये मैं आपको बता दूं, उसमें बकायदा आपकी नेटवर्थ का 300% एक रूल दिए हुए हैं, यानी कि आपकी भारत की कंपनी की जो नेटवर्थ है उसका इतना आप कर सकते हैं। वरना एज एन इंडिविजुअल तो आप मात्र $2.5 लाख कर सकते हैं, हाँ, ढाई लाख केवल। डॉलर से ज्यादा आप करें। तो कंपनी की भारत में स्टैब्लिश वर्थ है, तभी वो विदेश में जाके निवेश कर रही है। तो मुझे लग रहा है इसको, इस चीज को मैं पॉजिटिव देखता हूं कि हम्म। भारतीय कंपनी आज, मैं आपको उदाहरण देता हूं, जो आदित्य विक्रम बिरला ग्रुप है, हम्म। कुमार मंगलम बिरला साहब जिसके जिसके चेयरपर्सन है, जो उसके मालिक है, उस इस कंपनी ने मेरी जानकारी के हिसाब से 20 से 40 देशों में अलग अलग अपना निवेश किया हुआ है। तो अगर एक भारतीय कंपनी मल्टीनेशनल बन रही है, फिर हम ये शिकायत कभी ना करेंगे, यार आज तक तो भारत की कंपनी ना मल्टीनेशनल बनी नहीं। अगर वो बन रही है तो उसको बनने दीजिए। वो उसको वहां चार पैसे दिख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कमाने की, बिजनेसमैन को जहां पैसा दिखेगा वो वहां निवेश करेगा। और मैं इसको बड़ी बात मानता हूं कि भारत की कंपनी जा रही है, मैं इसको नेगेटिव नहीं देखता हूं कि भाई भारत में क्यों नहीं निवेश कर रही है। भारत में उसने कर लिया निवेश जितना करना था, उसको नई अपॉर्चुनिटी। हम किसी बिजनेसमैन के दिमाग को और उसके निवेश के निर्णयों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हम एक फ्री मार्केट कैपिटल मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है। मुझे लगता है इसको इसको बहुत नेगेटिव नहीं देखना चाहिए। सर जहां से आपने अपने जवाब की शुरुआत की थी वहीं उसी को लेकर मेरा सवाल है कि अल्नीनो के बाद क्या असर होगा अगर अल्नीनो का पूरा प्रभाव आया और मॉनसून कमजोर रहा। इस मामले में सरकार के सूत्रों का कहना है कि उसका आकलन उस स्थिति के बाद ही किया जा सकेगा। जैसा आपने कहा कि अब आगे का क्या होगा वो वो थोड़ा कष्टकारी है। तो सरकार भी ये मान रही है कहीं ना कहीं कि अल्नीनो और मानसून अगर कम हुआ तो उसका जो इफेक्ट होगा वो बड़ा चिंताजनक रहेगा। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी हम लगाएं तो करीब 60-65% कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। हम्म। ये सत्य है कि हम आज कृषि, इसीलिए हम मानसून की तरफ ताकते रहते हैं। एल नीनो आता है तो हमें चिंता हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी जो आबादी है वो एग्रीकल्चर पर, कृषि पर निर्भर है। बिल्कुल, एल नीनो का अगर असर होगा तो जो ग्रोथ का अनुमान आरबीआई गवर्नर साहब ने लगाया 6.6, और अगर एल नीनो की वजह से या तो कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है या बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, और इस बार मानसून वैसे ही 5-10% कमजोर नजर आ रहा है। हालांकि महाराष्ट्र तक, कर्नाटका तक आ चुका है, बड़ी स्पीड से बढ़ रहा है आगे, पर आगे जाके कई बार कमजोर भी पड़ जाता है। तो अगर बारिश कम होती है तो जो हमारे स्टेपल फूड है, जिसमें खासकर अगर खरीफ की फसल मैं कहूँ, चावल वगैरह जिसको पानी ज्यादा चाहिए होता है, वहां पर हमें दिक्कत आ सकती है। पर अभी हमें फूड सिक्योरिटी की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसा मैंने कहा, अगर मान लीजिए बाढ़ आ जाती है, बाढ़ तो खैर हर साल आती है, असम असम बिहार कुछ हाँ, ऐसा, बड़ी ऐसी जगह दिक्कत आती बकेट्स है। बनी हुई है जहां पर हर साल बाढ़ आती है, बारिश चाहे नॉर्मल हो चाहे अब नॉर्मल हो।
तो वो बाढ़ और सूखे का सामना अगर हमें करना पड़ा तो हमें अर्थव्यवस्था में थोड़े से और स्लो डाउन के लिए तैयार रहना चाहिए। परंतु जैसा आपने भी कहा और मैंने कहा शुरू में कि ये परिस्थिति पे डिपेंड करेगा। लेट्स वेट एंड वॉच कि आगे के 2-3 महीने, जैसे मैंने कहा कि बहुत क्रूशल है। अच्छा, आगे के 2-3 महीने इत्तेफाक से ये इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बोल रहा हूँ और मैं मॉनसून पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूँ, तो दोनों चीजें आपको बड़ी बड़ी स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगी। यानी आपको लगता है सर कि जो सरकार कह रही है कि ग्रोथ मजबूत है, फिस्कल डेफिसिट नियंत्रण में है, बोरोइंग की अभी जरूरत नहीं है, ये आज तक की स्थिति के बारे में बोल रही है। कल क्या होगा जी इसके बारे में अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। जी हाँ, कल कल क्या होगा, अरे कल क्या होगा इसके बारे में सरकार क्या को बड़े से बड़ा ज्योतिषी भी आजकल नहीं बता पाता। आप और मैं, मेरी अगले मिनट में सांस आए ना आए मुझे क्या पता, मैं आज अभी तो देखिए कल क्या होगा ये तो बहुत मुश्किल है। पर हाँ, सरकारी तंत्र में हम्म। एक अनुमानित अप्रोच ली जाती है। हम्म। बजट भी आता है तो उसमें इस साल ऐसा होगा, इस साल ऐसा निवेश करेंगे, इससे इतनी जीडीपी बनेगी, इससे ये होगा। तो हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हैं, हम्म। परंतु जैसे हालात अभी बने हुए हैं उसमें हमारी फ्यूचरिस्टिक होती है कि परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे, कांस्टेंट रहे। तो हम्म। कांस्टेंट बनी रहेगी तो फिर उसमें यह है कि अब तब तो हम अनुमान लगा सकते हैं, पर हाँ। परिस्थिति जब इतनी वोलेटाइल होती है तो अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। और जैसा मैंने कहा, सरकारी तंत्र से पैनिक भरे बयान आपको कभी भी नहीं सुनाई देंगे हम्म। और होने भी नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर एक अंतिम सवाल कि शेयर बाजार में लगातार जो आम निवेशकों का भरोसा कम हो रहा है, और क्या पुराने अब सेविंग वाले पैटर्न में लौटेंगे या कोई जगह ही नहीं बची उनके लिए, कहाँ निवेश करें? क्योंकि जो आंकड़े आए हैं मई में भी शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड दोनों में ही निवेश घटा है। यानी कि लोगों का विश्वास एकदम कम तो हुआ है। तो अब क्या क्या करें, उनके पास कोई चारा तो बचा ही नहीं है। निवेश तो घटा है विक्रांत, पर आपको हैरानी होगी, मई के महीने में 61,40,000 नए एसआईपी अकाउंट्स खुले हैं। शायद ये आंकड़ा आपके पास अभी नहीं हाँ होगा लेकिन क्योंकि बंद मैं हम वाला भी लोग आंकड़ा एएमसी होगा, हाँ कितना बंद उसमें बंद खुला भी है बहुत हुए हैं। हाँ। 45-50 के बीच में बंद भी हुए, 47 लाख के आसपास बंद भी हुए या वो मैच्योर हो गए। हाँ। हाँ, ये सच है। देखिए, मैंने एक अपने शरद कोहली ऑफिशियल चैनल पे एक वीडियो विश्लेषण अभी 2 दिन पहले दिया। जी। और मैं दरख्वास्त करूंगा, आपके आपके आपकी तो बढ़िया बातें होती हैं उस शरद हाँ कोहली ऑफिशियल पे भी, मैं बिल्कुल। कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग बातें लेकर आता हूँ, लोग उसको भी साथ साथ देखा करें। बल्कि मेरे चैनल पे कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ये तो आपने आपने स्वतंत्र पे भी बोली थी ये बात। तो मुझे खुशी होती है कि लोग अरे बात स्वतंत्र भी देखते हैं और मुझे भी हाँ। देखते हैं, तो इसलिए हाँ। मैं उसमें ये कहना चाहूंगा विक्रांत, कि देखिए मैंने उस पर वीडियो ये लाया था कि इस हाँ। समय शेयर मार्केट डाउन है, हाँ। सोना चांदी डाउन है, हाँ। और आपको हैरानी होगी रियल एस्टेट की जो कंस्ट्रक्टेड पोर्शन है ज्यादातर इस देश में वो भी डाउन है। इस हाँ। समय बिल्डर्स को अपना मकान बेचने में, नए लॉन्चेस में हाँ। दिक्कत हो रही है। तो सिर्फ एंड यूजर्स आ रहे हैं, निवेशक नहीं आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी रियल एस्टेट की मार्केट निवेशकों के सहारे चलती है, पर हम्म। निवेशक इस समय नदारत है वहां से। हम्म। एंड यूजर्स की मार्केट तो अब जिसने मकान लेना है उसने तो लेना है। हम्म। तो सिर्फ कुछ जगह लैंड की वैल्यू आज भी चल रही है, बहुत सिलेक्टेड प्लेसेस पे, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट भी इस समय कोई बहुत बल्ले बल्ले नहीं कर रही। तो रियल एस्टेट नीचे, सोना चांदी नीचे, शेयर मार्केट नीचे, उसकी वजह से म्यूचुअल फंड नीचे, हम्म। और उसकी वजह से ईटीएफ्स भी इस समय बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में मैंने उस वीडियो का टाइटल रखा था विक्रांत, जाएं तो जाएं कहाँ। हम्म। वो गाना है ना पुराना, जाएं तो जाएं कहाँ। तो हाँ। भाई निवेशक आखिर क्या करे ऐसे समय में? तो ऐसे समय में मैंने उसी वीडियो में सलाह दी थी कि ऐसे वक्त में, शायद या तो एक आध दिन में आने वाला होगा या आ जाएगा, मैंने उसमें ये सलाह दी कि आपको ऐसे वक्त में फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स का सहारा लेना चाहिए। फिक्स्ड रिटर्न जो सेफ इन्वेस्टमेंट है, वो एफडी तो है ही है, वो जो बोरिंग सी एफडी होती है बैंक में, उसके लिए मेरे बताने की क्या जरूरत है। वो हाँ। तो आपके जहन में वैसे ही आ जाएगी, भाई पैसा एफडी में डाल दो, इसमें कोई 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 कद्दू में तीर मैंने नहीं मारा अगर मैंने बताया कि एफडी में कर दीजिए। आई थिंक फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है आप कुछ लिक्विड फंड्स में, डेट फंड्स में, और आरबीआई ट्रेजरी में जो ट्रेड होती है उसमें करके रखिए। परंतु इसमें ध्यान ये रखना है विक्रांत हम्म। कि आपने पैसे को ज्यादा दिन के लिए लॉक नहीं करना है। क्योंकि आपने कर दी 5 साल वाली कोई, अब आपने मान लीजिए पोस्ट ऑफिस की उठा ली, हाँ। 5 साल के लिए मैंने ये लो जी। पोस्ट ऑफिस वाले आसानी से आपको एग्जिट नहीं देते हैं, मैं बता हाँ। दो, पोस्ट ऑफिस की कुछ हाँ। स्कीम्स होती है उसमें आप बहुत जल्दी निकल नहीं सकते। लोन वोन तो ले सकते हैं उसके, इस पर निकलने नहीं देंगे आपको। तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मत करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घुमाव आने में भी देर नहीं लगेगी। अगर शेयर मार्केट यहाँ से और आपका पैसा गया होगा फंस, हाँ। तो फिर तो आप उस रैली को मिस कर देंगे। सोना चांदी में घुमाव आया, स्टॉक मार्केट में घुमाव आया, उसकी वजह से म्यूचुअल फंड में घुमाव आया। रियल एस्टेट में हाँ, घुमाव अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाला, ये मैं आपको पक्का बता दूं। रियल एस्टेट मार्केट मुझे लग रहा है
अब 1 से 2 साल के लिए सुस्त ही रहेगी उसमें, क्योंकि उसकी साइकिल बहुत लंबी होती है। हम्म। जैसे वो होता है ना, बुध ग्रह जल्दी जल्दी चलता है, हाँ। और जो बृहस्पति ग्रह है वो 1 साल में चलता हाँ। है, और शनि जो है वो 2.5 साल में चलते हैं। हाँ। तो ये रियल एस्टेट भी जो है ये जरा धीरे चलने वाला निवेश का संसाधन है, तो इसलिए इसमें इतनी जल्दी घुमाव नहीं आएगा। बाकी पैसे को फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट में इस समय रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। आपको बड़े रिटर्न की आदत पड़ चुकी है, तो बड़ा रिटर्न हमेशा नहीं आता है, बिल्कुल। आपकी बात का मैं सादा, हमेशा नहीं आता किसी भी इन्वेस्टर की जिंदगी में। बड़ा रिटर्न सदा नहीं आता है, बड़े रिटर्न के तो सिलेक्टेड मौके मिलते हैं हाँ। बीच में। जिंदगी में 3-4 बार, 2 बार एक इन्वेस्टर की जिंदगी में ऐसा होता है, बल्ले बल्ले क्या मजा आ गया यार, ये तो पैसे डबल हो गए, ये हो गए, वो हो गए। ये हमेशा ऐसा नहीं, अगर हमेशा ऐसा होगा हाँ। विक्रांत, तो ध्यान दीजिएगा, आप भी मैं भी, लोग भी अपना काम काज छोड़ के सिर्फ यही हाँ। करेंगे, पैसा उधार लेंगे, यहाँ लगाया, 15 दिन बाद डबल किया, फिर लगाया, फिर काम काज करने की क्या जरूरत है? हाँ, फिर तो बिल्कुल बिजनेस सही बात नौकरी है। छोड़ो ना, खाली यही काम करो, पैसे को बढ़ाते रहो, 18%, 35%, 30%, 25%, 50%, ये रिटर्न निकालते जाइए, काम काज छोड़िए। तो इसलिए ये मुझे लग रहा है, ये एक मैच्योर निवेशक को हाँ। समझना होगा कि ये रिटर्न जो आपने पीछे देखे, जरूरी नहीं कि वो आगे आए, वो उससे सुस्त भी हो सकते हैं, कंसोलिडेशन में हो सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे आपको सोना चांदी और शेयर बाजार में इस समय दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसा ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट का सहारा लीजिए और पेशेंस रखिए, इंतजार कीजिए। परिस्थिति जब इंग्लिश में कहावत होती है, दिस टू शैल पास, चल, ये भी वक्त है, गुजर जाएगा। गुजर जाएगा। बहुत बढ़िया सर, इसी नोट पर इस बातचीत को विराम देते हैं। बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया शरद सर। थैंक यू सो मच।